दोस्तों, फरीदाबाद कांग्रेस की प्रेस वार्ता देख सकते हैं। नितिन सिंगला, रघुवीर सिंह तेवतिया, शारदा राठौर, विधायक नीरज शर्मा, विजय प्रताप सिंह, लखन सिंगला, मुकेश शर्मा देख सकते हैं, तरुण तेवतिया। साथियों, जैसा आप सबको पता है कि इस झूठी और भ्रष्ट भाजपा सरकार को 9 वर्ष हो गए और हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग हो रहा है अपनी झूठी वाई लूटने के लिए। ये लोग जश्न मना रहे हैं कि 9 साल में हमने ये किया, ये किया, ये किया। हर मोर्चे पे ये सफल है और पूरे प्रदेश और फरीदाबाद की जनता के साथ इन्होंने जो विश्वासघात किया और जनसंपर्क के दौरान जो बातें हम सबके संज्ञान में आई हैं, जो सरकार की कमियां हैं, जनता तक पहुंचाना और आपके माध्यम से जनता तक बहुत ज्यादा पहुंचे। नाकामियां तो इनकी इतनी हो गई, हरि अनंत हरि कथा अनंत। जैसे भगवान की कथा खत्म नहीं हो सकती, इस समय इनके दुष्टता और जुल्म की कहानियां खत्म नहीं हो सकती। इसी कड़ी में आज इस जिले में एक पहला कार्यक्रम है जिसमें 9 पॉइंट रखे हैं। कुछ मुद्दों पे मैं बात करूंगा, कुछ मुद्दों पे हमारे साथी बात करेंगे। सबसे पहला मैं नगर निगम की बात करूं या नरक निगम की बात करूं। वैसे तो हम नरक चौदस भी मनाते आए हैं, पर इस दिवाली पे इस भाजपा सरकार की वजह से हमको नरक चौदस के बहुत पहले इन्होंने दर्शन करा दिए। और जो 200 करोड़ का घोटाला हमारे शहर के अंदर हुआ, जो पैसा जनता के टैक्स का था, जनता के लिए विकास कार्यों में लगना था, जिसको ये लोग भ्रष्ट नेता और अफसर खा गए और जिसकी वजह से आज आप देखें पूरे शहर में नरकीय स्थिति है। और इसके अंदर आज लगभग 9 साल हो गए सरकार को बने हुए। 2015 से ही इस घोटाले की इन्होंने नींव रख दी थी। 9 साल के अंदर 9 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। जांच को घुमा फिरा दिया, क्योंकि जांच इनके मंत्रियों तक, इनके चहेते तक, सबके घरों में घुस रही थी, इनके कार्यकर्ताओं के घर में घुस रही थी। और आज जो मैं आपको तथ्य बताने वाला हूं 200 करोड़ के, आप सबके पैरों की जमीन निकल जाएगी। मैंने अगस्त में प्रश्न लगाया कि ये जो लगभग 184 करोड़ का घोटाला हुआ था, जिसको सीएजी ने माना है, वो भारत सरकार की संस्था, तो कांग्रेस पार्टी की नहीं है, विपक्ष की है। सरकार ने कहा कि हमें 15 दिन पहले हम प्रश्न लगाते हैं विधानसभा में कि हमें 2 महीने का समय और चाहिए। अगस्त के प्रश्न का इन्होंने 90 दिन के अंदर जवाब दिया। तकरीबन 594 कलमें थी, 594 चेक थे जो नगर निगम से सतवीरा और उसकी अन्य कंपनियों को गए। 5 उसकी फर्म थी। सतवीर सिंह कॉन्ट्रैक्टर को 191 करोड़, साफी कंस्ट्रक्शन 3.5 करोड़, साफी ट्रेडर 4 करोड़, साफी प्री कैश 6 करोड़, सतवीरा कंस्ट्रक्शन 3 करोड़ 76 लाख और टोटल अमाउंट 209 करोड़ का। ये तो अभी जो जानकारी थी। और उसके अंदर जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात है, 43 ट्रांजैक्शनें ऐसी हैं जिसका कि सरकार ने विधानसभा के पटल पे जवाब दिया है। उनके चेक नंबर बता रहे हैं, उनकी डेटें बता रहे हैं, उनके अमाउंट बता रहे हैं। उसमें से 20 करोड़ रुपया जिसके आगे लिख रहे हैं नॉन ट्रेसेबल, रिकॉर्ड नॉन ट्रेसेबल, या तो बैंकों ने बिना साइन के पेमेंट कर दी, या वो ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिनको ये छुपाना चाहते हैं। 9 साल से
ये घोटाला चल रहा है। 2.5 साल इसकी जांच को चालू हुए हो गए और ये लोग अभी तक ये नहीं पता लग पाए, जबकि मैंने बैंक में भी 3 महीने एज ए स्टूडेंट ट्रेनिंग नौकरी करी है। चाहे जितना मर्जी डिजिटलाइजेशन हो जाए, हर बैंक में डेली की बैलेंसिंग उठती है, शीट बनती है, उसमें कितने चेक डेबिट हुए, कितने क्रेडिट हुए, कितने पे ऑर्डर बने, सबकी कापी लगी। तो ये इशारा कर रही है कि सरकार चहेतों को बचाना चाह रही है, अपने अधिकारियों को बचाना चाह रही है, अपने नेताओं को बचाना चाह रही है। और हम ये मांग भी करेंगे, अगर जो भाजपा सरकार कहती है ये व्यय भ्रष्टाचार से मुक्त है, क्योंकि ये कई स्टेटों का मामला है, आगे इनकी पेमेंटें भी कई स्टेटों में गई हैं। सतवीरा के खाते से विदेश यात्राओं के लिए पैसा खर्च हुआ है, सतवीरा ने दूसरे स्टेटों में जाके इस पैसे को डाइवर्ट किया है। इसकी जांच सीबीआई ईडी से हो। ये जो 209 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का है, फरीदाबाद की जनता की खून पसीने की कमाई है, सरकार इसको जल्द से जल्द वापस लाए। और जिस भी भाई को चाहिए होगी, टोटल 64 पेज हैं, किस किस अधिकारी ने कितने कितने चेकों पे साइन करे हैं और कितने अमाउंट के करे हैं, मेरे ग्रुप भी बने हैं, मैं उनमें डाल भी दूंगा। उसमें एक अधिकारी का नाम अमित शर्मा, शायद मुझे नहीं लगता फरीदाबाद में कोई एक कमिश्नर की पोस्ट पे रहे। सुनीता वर्मा, आशिमा, अमरदीप, नरहरी बांगड़, एक खाली बांगड़, सोनल गोयल, जिनके सबसे ज्यादा चेक हैं 238, 50 करोड़ की अमाउंट। दूसरा नंबर डीआर भास्कर, 196 चेक 38 करोड़। अनीता यादव 49 चेक 38 करोड़। नॉन ट्रेसेबल 43 चेक 20 करोड़। बाकी बांगड़ के 14, नरहरी बांगड़ के 12, अमनदीप के 9, आशिमा के 8, मोहम्मद शाहीन के 9, यशगर के 7, अतुल 3, सुनीता वर्मा 2, अमित शर्मा 1। इनका मैं टोटल नहीं कर पाया, वही हैदराबाद से आया था, वो लड़का कर भी रहा है, एक आधा कर भी दिया होगा। तो इससे बड़ा साफ सरकारी पैसे की मैं लूट नहीं डकैती कहूंगा इसको। और हमारे यहाँ 2 मंत्री हैं, दोनों के मुंह में दही जमी पड़ी है। मुख्यमंत्री जी हर महीने फरीदाबाद आते हैं, बात करते हैं, पूरे सदन को ये जानकारी है। तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप इस विषय को जोर शोर से उठाएं, ताकि फरीदाबाद की जनता का पैसा वापस आए और जो आज नरकीय जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं उससे निजात मिले। दूसरी बात मैं करूंगा कानून व्यवस्था की और ट्रैफिक जाम की। आप सबने देखा, एक तो पोल्यूशन वैसे ही बहुत ज्यादा हो रहा है, हम लोग डेंजर जोन में जी रहे हैं, ट्रैफिक जाम की वजह से हमें कितनी तकलीफ हो रही है। आज ये जो मथुरा रोड है, इसने हमें 2 हिस्सों में बांट दिया। अगर जो हमने दिन में एक बार आना हो इस तरफ, तो दोबारा आने की सोच नहीं सकते। 40 मिनट एक तरफ आने के, 40 मिनट दूसरी तरफ जाने के। पोल्यूशन अलग बढ़ रहा है, जरा सी बारिश आती है, स्मार्ट सिटी के नाम पे घोटाले हो गए, भाई चर्चा करेंगे लखन भाई। पुलिस बुलानी पड़ रही है कि लोग पुलों के अंदर ना जाए, उसकी वजह से तकलीफें हो रही हैं। आने वाले समय में क्या बारिश आने पे सेना बुलाई जाएगी हमारे शहर के अंदर? हर जगह ट्रैफिक का जाम है, कानून व्यवस्था डेली बद से बदतर होती जा रही है। अगर जो कानून व्यवस्था ठीक होती, कानून का डर होता, ये 200 करोड़ का घोटाला एक नहीं है, अनेकों घोटाले होते। हमारी रामायण में भी लिखा है, विनय न मानी जल्दी जल, जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। इस सरकार के अंदर कानून नाम का कोई डर नहीं है, ना अधिकारियों में, ना प्रशासन में, ना भ्रष्ट लोगों में। मैं ये बात आपसे कहना चाहता था, बाकी बात हमारी आगे के साथी करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ट्रैफिक इनसे समझ नहीं रहा। चलान हर जगह कैमरे इतने लगा दिए, गाड़ी वहां से जाए ना जाए, चलान घर पहुंच जाएगा। परंतु जब किसी के संग कोई हादसा हो जाए, वारदात हो जाए, किसी की बहन बेटी लापता हो जाए, किसी की मोटरसाइकिल छूट जाए, इनके कमांड सेंटर में चले जाइए, यही जवाब मिलेगा जी कैमरा उस दिन बंद था।
उस समय कैमरा बंद था। चालान काटने के लिए कैमरा चालू है। उस कैमरे में पता नहीं कौन सी भ्रष्टाचार की ऐसी चिप लगाई है कि गरीब के ढोन के लिए तो वो चालू है। जब गरीब को सुख सुविधा चाहिए, कोई सुराग चाहिए, कोई साक्ष्य चाहिए, मेन उन कैमरे का उद्देश्य ये था कि अपराधियों में डर बैठे कि आप 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। उसमें तो ये सफल हुए नहीं, परंतु गरीबों को लूटने में, हजारों रुपए के चालान काटने में ये लोग सफल जरूर हो गए। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे विधायक नीरज शर्मा और अब विजय प्रताप सिंह। विधायक जी ने जैसे बताया कि 9 साल में जश्न मना रहे हैं, तो इसीलिए हमने भी 9 बिंदु रखे, 9 सवाल। इसमें तकरीबन फरीदाबाद की जो आज हालात हैं, जो उसको आपके समक्ष रखने का प्रयास हम कर रहे हैं, ताकि आपके माध्यम से पूरी फरीदाबाद की जनता को ये बात मालूम। वैसे तो हमारे सीनियर नेताओं ने स्टेट लेवल पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की है, दीपेंद्र हुड्डा जी ने और रहमान जी ने, कि हरियाणा सरकार ने जो जश्न मनाया 9 साल का, और 9 साल में हरियाणा कितना पीछे गया है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो बता चुके हैं। हम आज केवल फरीदाबाद के वो जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं, वैसे तो मुद्दे और भी ज्यादा है। विधायक जी ने उठाया, मैं बात करता हूँ मझावली पुल और जो अन्य पुल यहाँ पर फरीदाबाद में बने हुए या बनने। तो आप सभी को याद हो गया, नितिन गडकरी जी ने 2014 अगस्त में शिलान्यास किया था, कृष्णपाल जी भी साथ थे। उन्होंने कहा था कि 18 महीने में ये पुल पूरे कर देंगे। वैसे तो उन्होंने ये भी कहा था कि 18 महीने में पूरा हम शुरू कर देंगे फरीदाबाद जो ये मथुरा रोड है इसको भी, लेकिन इस पे भी अभी तक काम चल रहा है। 6-7 साल में तो पलवल वाला पुल इन पे बना, इन्होंने 18 महीने की मियाद दी। 6 लेन का काम भी इन्होंने सब सारी मियादें की 18 महीने। तो मैं मझावली पुल पे आता हूँ कि अभी तक अब 10वां वर्ष शुरू हो चुका है इसको, अभी तक ये शुरू नहीं। तमाम तरह के मामले उछलते रहते हैं, दौरे होते रहते हैं, कभी मंत्री जी जाते हैं, कभी अन्य नेता जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, लेकिन पुल नहीं शुरू। ये बड़ी पीड़ा की बात है, क्योंकि किसी भी जगह के डेवलपमेंट में टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। पहली का बच्चा 10वीं में पहुंच गया, पुल की राह देखते देखते। उसके घर वाले कहते हैं चल भाई जो 3री में चला जाएगा, जब तेरे को इस पुल से ले जाएंगे, वो 10वीं में आ लिया। तो ये हालात है। दूसरा, बदरपुर से लेकर तमाम पुल जो मथुरा रोड पर है, वो कांग्रेस के समय में ही वो अप्रूव हो गए। बदरपुर का जो पुल है, जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो कांग्रेस के समय में बन गया था। बाकियों के टेंडर हो गए थे, काम शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई नया यहाँ किया, सारा बजट भी तभी का अप्रूव है। लेकिन मेरा इनसे ये पूछना है कि जब ये सत्ता से बाहर थे तो जजिया कर कहते थे टोल टैक्स, कि भाई ये जजिया कर समाप्त करेंगे हम, क्या है। तब केवल एक बदरपुर पुल का ही टोल टैक्स लगता था, अब इन्होंने गदपुरी भी जोड़ दिया। आगे होडल में भी है। कायदे से तो इतनी नजदीक टोल टैक्स नहीं वसूला जा सकता, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इनको केवल अपनी सत्ता से और कलेक्शन से मतलब है। पुलों की आड़ में ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। जहां पुल बनाए जा रहे हैं वहां पर जमीनें इकट्ठी कर रहे थे पहले ही, और इसीलिए धंधे भी कई जगह चल रहे हैं। आज फरीदाबाद टोल नगरी बन चुकी है। फरीदाबाद में आप कहीं से आ जाओ और कहीं चले जाओ, गुड़गांव की तरफ से आओगे तो भी आते जाते टोल है, दिल्ली से आ जाओ तो, कोसी की तरफ से आ जाओ तो, सोने की तरफ जाओ तो, और इधर यमुना की तरफ जाओ तो। केवल फरीदाबाद ही एनसीआर में ऐसा क्षेत्र है जिसमें
उसमें कहीं से भी आ जाओ उसको टोल भरना पड़ता है, बाकी और किसी जिले के साथ, क्षेत्र के साथ ऐसा नहीं। तो टोल नगरी फरीदाबाद, टोल तो रोज हमेशा बढ़ाते रहते हैं, तो टोल नगरी फरीदाबाद करती है, बड़े दुख की बात। तो मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कब ये जजिया कर हटेगा, कब ये टोल नगरी का टैग फरीदाबाद को जो आपने दे दिया ये हटेगा, और इनकी गुणवत्ता कब बढ़ेगी। आज भी टोल पे तमाम जगह जाम मिलती है, तो सरकार जश्न मनाने की बजाय अपने दायित्वों को निभाए और जनता को सुने। दूसरा, आज जो सबसे ज्वलंत मामला है वो ये है कि फरीदाबाद एक कूड़ा घर बन चुका है। आज से 35-40 साल पहले पूरे देश में, बल्कि एनसीआर के आसपास कोई आदमी कहता था मुझे सेटल होना है तो पहली चॉइस फरीदाबाद कि मैं फरीदाबाद से। और आज फरीदाबाद के जो हाल हुए हैं, आज एनसीआर में सबसे निचले पायदान पर फरीदाबाद। उसका एक प्रमुख कारण है कि कूड़ा घर शहर को बना रहा है। एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है बंदवाड़ी, उसमें नियमों को ताक पे उड़ाकर इतनी धज्जियां उड़ाई गई हैं, अगर आप देखेंगे तो उसका जो अर्क निकलता है वो सीधा जमीन में जा रहा है, और आसपास कम से कम 20-25 गांवों में कैंसर एक महामारी के रूप में। कई दफा हम लोग कह चुके हैं कि भाई इसके जो बाई लॉज है, जो नॉर्म्स है, उनको फॉलो करो, उसके बगैर तो ये बिल्कुल एटम बम बन जाए। लेकिन सरकार के कान पे कोई जू नहीं रह गई। कूड़ा उठाने में जो टेंडर्स हैं उस पर सरकार का ध्यान है, अपने लोगों को दे रखे हैं और उन्हीं से पैसा वसूली और कमाई। आज किसी भी जगह चले जाओ फरीदाबाद में, किसी रोड साइड में चले जाओ, शहर हो, गांव हो, कॉलोनी हो, कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे। उन ढेरों पे गोवंश मंडराता रहता है। बड़ी दयनीय स्थिति है जो इसके नाम पे राजनीति करते हैं। और गोवंश वहीं हर कूड़े के ढेर, हजारों से ज्यादा पॉइंट ऐसे हैं जहां कूड़ा रहता है। और आप देख रहे हैं कितनी बुरी हालत है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या हालात है। जो लोग थोड़े से भी कमजोर और बीमार है उनके लिए तो जानलेवा से बावजूद उसके कचरे को जलाया जाता है, क्योंकि उसके निस्तारण का कोई व्यवस्था इनके पास अच्छी है नहीं। तमाम कचरा जलाया जाता है। लोगों में जागरूकता ये नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी ही नहीं निभा रहे हैं, तो लोगों को क्या प्रेम। तो इन्होंने आज फरीदाबाद को गैस चैम्बर किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा सरकार से, जो आप जश्न मना रहे 9 साल के, कि मोदी साहब ने भी और आपके मुख्यमंत्री जी ने और आप लोगों ने भी ये कहा था कि भाई हम इसको एनसीआर में फरीदाबाद दिया, कि एनसीआर के लिए हमारे पास बहुत योजनाएं हैं। इस एनसीआर को दुनिया की जो बेहतरीन शहर हैं उनके समकक्ष लाके खड़ा करें। आज बेहतरीन शहर वाले इस दौरान टूरिज्म करने भी नहीं आ रहे हैं यहाँ, क्योंकि वहाँ 5-6 भी लेवल आ जाता है तो वो लोग कहते हैं भाई अब थोड़ा रिस्क। 550, 600, 650 में कौन है। तो चीना मुहाल कर रखा है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें किया जा रहा है। बजट बहुत ज्यादा है, उस बजट की आड़ में ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। तो मेरा इनसे 9 साल पूरे होने के बाद यही मेरा पूछना और कहना भी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को संभालो। वैसे तो आपका समय कम रह गया है और लोग आपसे परेशान भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी जितना भी समय अपने कुछ पाप धो लो। इस जनता को इस कूड़ा घर से, इस पर्यावरण के जो दूषित होने से, इससे कुछ मुक्ति दीजिए, कोशिश कीजिए। मुख्यमंत्री से और उनकी सरकार से मेरा यही कहना है। धन्यवाद। अभी हमारे और पॉइंट है। नमस्कार साथियों, हम सब जनता से जुड़े होने के कारण जब जनसंपर्क के लिए जाते हैं, जनता इनकी नाकामियां गिनवाती है और सरकार के 9 साल पूरा होने पर हम जो इनकी बातें जनता की लगातार सुन रहे हैं, तो आज हम जनता के सवाल लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं।
अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले ही भाजपा के मंत्री और विधायकों के घर कुछ व्यापारी दुकानदार पहुंचे, माला पहनाई, स्वागत किया, मिठाई खिलाई, फोटो खिंचाए, अखबारों में छपवाए, सोशल मीडिया पर वायरल किए। मुद्दा था कि कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज वाले एरियाज को कमर्शियल घोषित करने के बारे में। अब कमर्शियल घोषित करने की सिर्फ बात की गई, लेकिन कमर्शियल घोषित कुछ भी नहीं किया। जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी हुआ वो मेरे पास है, उसकी कॉपी भी जो भी हमारे पत्रकार साथी चाहेंगे मैं उन्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। इसमें कहीं भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें फरीदाबाद जिले का कोई एरिया कवर होता हो। इसमें स्पष्ट लिखा है कि 50 साल पुराने एरियाज जहां कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी और उनका नक्शा पास है और उनके पास पार्किंग की जगह उपलब्ध है, उनको पास किया जाएगा, उनको कमर्शियल किया जाएगा। तो आप सब फरीदाबाद के रहने वाले हैं, यहीं के बाशिंदे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 50 साल पुरानी ऐसी कौन सी कॉलोनी है जब वो पार्किंग की व्यवस्था थी, जब नक्शा पास था। आज ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट ले लीजिए, कॉलोनियां ले लीजिए, NIT क्षेत्र ले लीजिए, बल्लभगढ़ ले लीजिए, मोहना रोड मार्केट ले लो, तिगांव रोड ले लो, अंदर का बाजार ले लो, सुभाष कॉलोनी, आदर्श नगर ले लो। कहां पर ऐसी जगह है, कोई एक प्लॉट मुझे बता दिया जाए कि जिसका पहले नक्शा पास हो और पार्किंग की व्यवस्था उसमें हो। तो फिर आप कमर्शियल क्या कर रहे हैं? ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। सरकार के 9 साल पूरे होने पर इनके पास उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं है। अब जिस तरह 2 बार झूठ की राजनीति करके ये सत्ता में आए, एक बार फिर से नए नए झूठ के स्लोगन देकर, नई नई बातें करके ये फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। मुझे तो तरस आ रहा है इनके नेताओं पर और भोली भाली जनता पर अफसोस हो रहा है कि जो इनको मिठाई खिला रहे हैं, और तरस इनके नेताओं पर आ रहा है कि जो अपने मुख्यमंत्री से, अपने अधिकारियों से सवाल नहीं कर रहे कि कौन सा एरिया कमर्शियल किया जाएगा। ना नेताओं को पता है, ना जनता को, भोली भाली को पता है। तो ये नोटिफिकेशन है, इससे सब स्पष्ट हो जाता है कि कमर्शियल एरिया के नाम पर मामला बिल्कुल जीरो है। कोई एक क्षेत्र भी ऐसा नहीं आता जिसको ये सरकार कमर्शियल कर पाएगी। तो ये बहुत बड़ा धोखा फरीदाबाद के छोटे व्यापारियों, दुकानदारों के साथ हो रहा है। पहले ही दुकानदार GST की मार झेल रहा है, व्यापार चौपट हो रहा है, आधा अधूरा काम चल रहा है, और इस तरह के छलावे, इस तरह के धोखे और झूठ से व्यापारी की, छोटे दुकानदार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। तो मैं सरकार से, इनके नेताओं से, भाजपाइयों से सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब ये वोट मांगने जाएंगे तो क्या ये बता पाएंगे कि कौन सा एरिया इन्होंने कमर्शियल किया, कौन सा प्लॉट आज तक कमर्शियल हुआ है, कितने प्लॉट हुए, क्या उसपे श्वेत पत्र ये लोग जारी कर पाएंगे। इसी तरह नगर निगम घोटाले की और अन्य बातों की चर्चा भी हुई। नगर निगम नरक निगम बना दिया है भाजपा ने। मूलभूत सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव है। आप कोई बाहर के लोग नहीं, आप इसी शहर के रहने वाले हैं। हमसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आपकी जो गतिविधियां रहती हैं पूरे जिले में रहती हैं। यहाँ नगर निगम के अधिकतर क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। कुछ एक सेक्टरों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर कॉलोनियों में या तो पानी आता नहीं है, या गंदा पानी आता है, काला पानी आता है। लोगों के RO फिल्टर सिस्टम
सिस्टम खराब हो चुके हैं। यहाँ ज्यादातर लोग खरीद कर पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। पानी माफिया शहर में पनपाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिसमें इनके अपने लोग भी शामिल हैं। हमारे समय में रेनीवेल योजना के तहत हमने 483 करोड़ के 48 बूस्टर लगवाए थे उस वक्त, जिसमें कई लाख लीटर पानी आता है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी सरकार ने उसके बाद कितने और बूस्टर लगवाए? आबादी बढ़ रही है, जरूरत बढ़ रही है, बूस्टर बनाना तो दूर, इन्होंने जो हमारे समय के ट्यूबवेल्स जगह जगह लगे हुए थे, आपके भी पार्कों में, कॉलोनियों में, गली मोहल्ले में, खाली स्थानों में ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वो सारे ठप पड़े हुए हैं, खराब पड़े हुए हैं, उनको ठीक करने वाला कोई नहीं है। पानी जो रेनीवेल से आता है वो कई जगह लाइन टूट जाती है, इनके पास जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे पानी के बूस्टर्स में लाइन जोड़ी ही नहीं गई है। तो जो पानी जीवन की धारा है, जल ही जीवन है कहा जाता है, तो ये तो जीवन की धारा को ही इन्होंने खत्म कर दिया। जब सरकार पानी की उपलब्धता में नाकाम है, वो सरकार बाकी चीजें क्या मुहैया करवाएगी? इसी तरह अधिकतर सीवर सिस्टम जाम पड़े हैं। कॉलोनियों में चले जाओ, सीवर ओवरफ्लो हुए रहते हैं, सीवर का पानी सड़कों पर आ जाता है। मैं बहुत सारी कॉलोनियों में जाती हूँ, सीवर का पानी सड़कों पे, और हम लोग उसी पानी के ऊपर से चलने को मजबूर हो जाते हैं। जबकि इन्होंने बहुत सारे लगभग 9 सुपर सकर मशीनें इनकी चल रही हैं। 30,000 से 35,000 रुपए एक मशीन किराया लेती है, लेकिन वो कहाँ सफाई हो रही है? क्यों नहीं सीवर को साफ कर पा रहे? इसका कोई जवाब भाजपा सरकार के पास नहीं। 30 से 35 करोड़ रुपए के प्राइवेट ठेके दिए जाते हैं साफ सफाई के नाम पे। 30 से 35 करोड़ रुपए के प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं, लेकिन वो पैसा किनके रिश्तेदारों के पास जाता है, किनके यार दोस्तों के पास जाता है, किनके चमचों के पास जाता है, उसका जवाब यही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि जिस भी कॉलोनी में चले जाओ, सीवर व्यवस्था ठप पड़ी है, चौक पड़ी है, जाम पड़ी है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि एक जगह तो किसी की मृत्यु हो गई और सीवर लाइन जाम, मृत्यु के लिए उसको ले जाने तक की व्यवस्था नहीं कि सीवर में से ले जाए, और गिरकर मर गए लोग। सीवर के ढक्कन खुले पड़े रहते हैं। बहुत सारे आपने अखबार आप ही लिखते हैं, सोशल मीडिया आप ही चलाते हैं, बहुत सारी खबरें आती है कि सीवर लाइन खुली पड़ी है, गिर के मैन होल में फला बच्चा मर गया, फला आदमी मर गया। और बल्लभगढ़ में पंजाबी मोहल्ले में सीवर लाइन खुली छोड़ दी कई महीने तक। सड़क बनाने, सीवर लाइन का काम करने के नाम पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके घर में इतना आना जाना नहीं हो पाया कि 4 आदमी उसको कंधे पे लेके घर से निकल सके। आगे सीवर का पानी भरा हुआ था, बड़ी मुश्किल से उस व्यक्ति की डेड बॉडी निकाली गई और मेन रोड तक लाई गई। तब मेन रोड से शव यात्रा चालू हुई। तो ये भाजपा सरकार के शर्मनाक कारनामे अगर हम पूरे बताने शुरू हो जाएं तो शाम हो जाएगी। इसी तरह एक मशीन मिट्टी की सफाई कर रही है, एक मशीन लगातार मिट्टी की सफाई कर रही है। 5 साल से मिट्टी उठाने का काम चल रहा है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आपने उस मशीन को अपने घर के आसपास मिट्टी उठाते हुए देखा है? अगर आपने मिट्टी उठाते हुए नहीं देखा है तो उसका पैसा, मिट्टी उठाने का पैसा कहाँ जा रहा है? किसकी जेब भर रही है?
किसका घर भरा जा रहा है और पूरे शहर में जो प्रदूषण हो रहा है मिट्टी की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन है? गंदगी की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं, जो लोग मर रहे हैं, गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए भाजपा सरकार के अधिकारी और नेता मिलकर डकार रहे हैं, लेकिन क्या मेंटेनेंस हो रही है? हमारे समय में कोई सड़क टूट जाती थी तो तुरंत पैचवर्क चालू होता था कि नहीं? पैचवर्क होता था, लेकिन इस सरकार में पैचवर्क होता ही नहीं है, बल्कि सड़क बनाने के नाम पे खोद के डाल दिया जाता है और वो कितने दिनों तक खुदाई पड़ी रहती है, सड़क खुदी हुई, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, उस पर काम चालू नहीं होता है, क्योंकि कोई ना कोई बहाना यहाँ के नेता लगाते रहते हैं, दिखाने की सड़क बन रही है लेकिन बनती नहीं है। पता नहीं चलता बहुत सी जगहों पे कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। आने वाले समय में सरकार बदलेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन गड्ढों को भरना। इतना बुरा हाल अधिकारियों का हो गया है, इतना बुरा हाल इस शहर का कर दिया गया है। लंबे समय तक जब सड़कें नहीं बनती हैं, कूड़ा नहीं उठता है, डस्ट जमी रहती है, धूल मिट्टी उड़ी रहती है, तो सरकार, सोई हुई सरकार कभी उसका संज्ञान लेकर अपने आप काम नहीं करवाती है। और इस सरकार में तो सब अपना घर भरने में लग रहे हैं। इनका एक ही नारा है, अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता। तो इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब अगले साल चुनावों में जाओगे तो क्या इन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने लायक हो? जनता के सामने आप जाने लायक हो? अगर नहीं तो समय रहते जनता से माफी मांगो और अपनी कार्यशैली को दुरुस्त करो। धन्यवाद। सबसे पहले जितने भी छायाकार पत्रकार बंधु हैं, सबको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। गोवर्धन की, धनतेरस की, भैया दूज की सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं।